हेलो फ्रेंड्स। आज हम जीवन बीमा के आधारभूत तत्वों के विषय में पढ़ेंगे। आज हम 5 बातों का अध्ययन करेंगे। जीवन बीमा का इतिहास, उसका अर्थ, उसकी विशेषताएं, उसका महत्व तथा उसकी सीमाएं। सबसे पहले हम भारत में जीवन बीमा के इतिहास के विषय में पढ़ेंगे। भारत में जीवन बीमा के इतिहास को 5 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला हिस्सा 1818 में आरंभ हुआ, जब भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भारत में आरंभ हुई। उसके बाद 1870 में एक मुंबई म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी के नाम से जीवन बीमा कंपनी प्रारंभ हुई, जिस कंपनी ने भारत में रहने वाले भारतीयों तथा यूरोपियन इन सभी को समान दरों पर बीमा उपलब्ध करवाना प्रारंभ किया। इससे पहले 1818 में जो कंपनी थी वो भेदभाव किया करती थी। 1870 वाली कंपनी पहली भारतीय बीमा कंपनी के रूप में जानी गई। 1912 में सबसे पहले जीवन बीमा व्यापार का कानून बना, इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट के नाम से। 1928 में एक इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट लागू हुआ, ताकि संपूर्ण सूचना जीवन बीमा के संबंध में सरकार को समय समय पर प्राप्त हो सके। 1938 में सबसे महत्वपूर्ण दौर आरंभ हुआ, जब एक बीमा अधिनियम पारित किया गया, ताकि जनता के अधिकारों को सुरक्षित किया जा सके। पहले जितने भी कानून थे जीवन बीमा के संबंध में, उन्हें सबको एकीकृत कर दिया गया और संशोधित करके नया अधिनियम पारित कर दिया गया। कुछ बुक्स में 1938 से ही बीमा अधिनियम का प्रारंभ माना जाता है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण दौर आया, जब 1956 में केंद्र सरकार ने 245 भारतीय, विदेशी तथा प्रोविडेंट सोसाइटीज़ को अपने अधीन लेकर राष्ट्रीयकृत कर दिया। 245 कंपनीज को मिला दिया गया और एक कंपनी बना दी गई, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 1956 भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बाद जीवन बीमा में 1956 से लेकर 1990 तक एक ही कंपनी का एकाधिकार रहा, जो थी LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम। तो जीवन बीमा का इतिहास हमने संक्षेप में अध्ययन किया। उसके बाद हम बात करते हैं भारत में जीवन बीमा किस तरह से कार्यरत है। भारत में जीवन बीमा को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। डाक जीवन बीमा 1884 में आरंभ हुआ था। सार्वजनिक जीवन बीमा करता, जिसमें एक ही कंपनी काम कर रही है, भारतीय जीवन बीमा निगम। उसके बाद निजी जीवन बीमा करता, ये जो तीसरा एस्पेक्ट है निजी जीवन बीमा करता, इससे आरंभ हुए सिर्फ 20 साल हुए हैं, क्योंकि पहले 1990 तक 2000 तक किसी भी कंपनी को जीवन बीमा प्रदान करने की छूट नहीं थी। लेकिन सन 2000 में निजी जीवन बीमाकर्ताओं को भी ये कार्य करने दिया गया। अब 23 निजी कंपनियां हैं जो जीवन बीमा के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाक जीवन बीमा की। ये सन 1884 से भारत में काम कर रहा है। डाक कर्मचारी बहुत ज़्यादा थे, तो उनके लाभ के लिए ये एक सामूहिक रूप में कल्याणकारी योजना के रूप में प्रारंभ हुआ था। और अब इसमें केंद्र और राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं, विश्वविद्यालय, सरकारी जो संस्थान हैं, बैंक हैं, उन सभी को इसमें शामिल कर दिया गया है। सेनाएं भी डाक जीवन बीमा के अंतर्गत सामूहिक योजना में शामिल की गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो डाक जीवन बीमा का एक चरण है, वो 1995 में आरंभ हुआ, जब यह जीवन बीमा ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए आरंभ कर दिया गया। अब गांव में जितने भी व्यक्ति हैं, उनके लिए डाक जीवन बीमा की सुविधा आरंभ की गई है। तो ये डाक जीवन बीमा भारत में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके बाद LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम, 1956 से एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी जो भारत में कार्यरत है। 1 सितंबर 1956 को इस कंपनी की स्थापना हुई थी। तो ये अभी भी भारतीय जीवन बीमा बाजार के 70% हिस्से पर कार्य करती है। उसके बाद निजी जीवन बीमा करता कब आरंभ हुए थे भारत में? 1993 में एक समिति बनाई गई थी, RN मल्होत्रा समिति। उस समिति की सिफारिशों को मानते हुए एक नया कानून लाया गया, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम। इस कानून के अंतर्गत निजी जीवन बीमा कंपनियों को लाइसेंस दिए गए और जीवन बीमा बाजार निजी कंपनियों के लिए खोला गया।
इसी समय इस समिति की सिफारिशों को मानते हुए एफडीआई की भी परमिशन दे दी गई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पहले जीवन बीमा बाजार में केवल 26% की अनुमति दी गई थी, पर अब 2015 में इसे बढ़ाकर 49% कर दिया गया है। अभी भारत में जीवन बीमा बाजार में 23 निजी बीमा कंपनियां कार्य कर रही हैं। तो ये भारतीय जीवन बीमा बाजार की एक प्रारूप है। अब हम बात करते हैं जीवन बीमा का अर्थ। जीवन बीमा किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को होने वाली समस्याओं का सभ्यताजनक आंशिक समाधान है। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती, कोई पूर्ण समाधान प्राप्त नहीं होता, लेकिन एक मौद्रिक सहायता दी जा सकती है उसके आश्रितों को, जो कि जीवन बीमा के द्वारा दी जाती है। तो जीवन बीमा किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों के लिए एक अत्यंत सुविधाजनक कार्य करता है। जीवन बीमा किसी व्यक्ति के जीवन पर लिया जाता है और किसी बीमित की मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति को एक राशि का भुगतान कर दिया जाता है। जब भी कोई जीवन बीमा पॉलिसी ली जाती है तो उसमें एक नामांकन किया जाता है कि यदि इस पॉलिसी लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो या उसे कोई हानि हो तो नामांकित व्यक्ति को ये राशि दे दी जाए। तो जीवन बीमा जिस व्यक्ति के जीवन पर लिया जाता है, बीमित की मृत्यु होने पर जिस व्यक्ति का नामांकन होता है उसे एक राशि दे दी जाती है। जीवन बीमा वास्तव में बीमाकर्ता और बीमाकृत के बीच एक अनुबंध है। हम इस अनुबंध के बारे में पढ़ेंगे। बीमाकर्ता एक बीमा कंपनी है और बीमाकृत कोई भी व्यक्ति है जो बीमा ले रहा है। इनके बीच जो अनुबंध है उसकी विषय वस्तु मनुष्य है। जो बीमाकर्ता होता है, बीमा कंपनी, वो बीमाकर्ता को एक वादा करती है कि यदि कोई निश्चित घटना घटित होती है तो मैं आपको एक निश्चित रकम दूंगी या दूंगा। इसी तरह से जो बीमाकृत होता है वो एक वादा करता है कि वो बीमा कंपनी को एक निश्चित राशि निर्धारित समय तक देगा। तो ये निश्चित राशि प्रीमियम होती है जिसे समय समय पर 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, एनुअल, निर्धारित अवधि तक 10 साल, 20 साल, इस समय तक बीमा करवाने वाला बीमा कंपनी को देता रहता है। तो ये दो पक्षकार होते हैं जो कि ये अनुबंध कर सकते हैं। यह अनुबंध एक वैध अनुबंध है और कोई भी व्यक्ति जो वैध अनुबंध कर सकता है वो इस अनुबंध को कर सकता है। तो आप जीवन बीमा को एक अनुबंध की भांति देख सकते हैं। ये जीवन बीमा का अर्थ है। विशेषताएं। जीवन बीमा की सबसे पहली विशेषता जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की है, जीवन बीमा एक अनुबंध है, वैध अनुबंध है जिसमें दो पक्षकार होते हैं और प्रतिफल भी होता है। इसी प्रकार यह एक पूर्ण अनुबंध माना जाता है। सहकारिता की भावना। जीवन बीमा में सहयोग की भावना होती है। सभी व्यक्ति मिलकर एक अनिश्चितता को निश्चितता में बदलने का प्रयास करते हैं, जोखिम को कम करने का प्रयास करते हैं। एक सबके लिए व सब एक के लिए, यह भावना रखकर जीवन बीमा प्रारंभ किया गया था। तो यह सहकारिता की भावना पर आधारित है। बीमाकृत हित। यदि कोई व्यक्ति जीवन बीमा करवाना चाहता है तो वह केवल उसी व्यक्ति का नामांकन करेगा जिसका उसमें बीमाकृत हित हो। इसी तरह से जीवन बीमा में बीमाकृत हित होना अत्यंत आवश्यक है। पति की मृत्यु होने पर पत्नी उसके जीवन बीमा का क्लेम ले सकती है क्योंकि पति के अंदर उसका बीमाकृत हित माना जाता है। फिर पूर्ण सद्विश्वास का होना। बीमा कंपनी और बीमाकृत दोनों के मध्य पूर्ण विश्वास होना चाहिए। बीमा कंपनी अनुबंध की सारी शर्तों को डिटेल में बताए और जो बीमा करवा रहा है वो अपनी स्वास्थ्य की दशा, अपनी आय, संपूर्ण तथ्यों से बीमा कंपनी को अवगत करवा दे। घटना की निश्चितता होना। जीवन बीमा की एक विशेषता यह है कि घटना निश्चित है। घटना निश्चित है का तात्पर्य है कि मृत्यु अवश्य होगी, लेकिन वो कब होगी इस घटना की निश्चितता नहीं है। अन्य बीमा में ऐसा नहीं होता। जैसे अग्नि के लिए यदि बीमा करवाया जाता है तो अग्नि लगना निश्चित नहीं है, चोरी होना निश्चित नहीं है। लेकिन जीवन बीमा की विशेषता है कि घटना निश्चित है, इसीलिए जीवन बीमा को जीवन आश्वासन भी कहा जाता है। एक विशेषता है बीमा दान नहीं है, अधिकार है। बीमा कंपनी को बीमा करवाने वाला प्रतिफल के रूप में कुछ राशि देता है। वह राशि निवेश कर दी जाती है और यदि बीमा करवाने वाले की मृत्यु होती है तो उस राशि को उसके परिवार को या आश्रित को या नामांकित को दे दिया जाता है। तो बीमा एक अधिकार है, यह दान नहीं है।
बीमा सामाजिक समस्याओं के निवारण का उपाय है। ये इसकी एक विशेषता है, महत्व भी है कि बीमा सामाजिक समस्याओं के निवारण का एक समाधान है, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके परिवार को एक मौद्रिक सहायता दे दी जाती है। इसके पश्चात जीवन बीमा का क्या महत्व है? सबसे बड़ी बात है कि असमय मृत्यु के जोखिम से संरक्षण होता है। यदि किसी व्यक्ति की अचानक से अकारण किसी असमय मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को मौद्रिक क्षतिपूर्ति दी जा सकती है। वृद्धावस्था के लिए बचत, जीवन बीमा का महत्व है कि इसकी पॉलिसीज़ इस प्रकार की हैं कि यदि कोई व्यक्ति वृद्धावस्था तक जीवित रहता है तो वो अपने लिए बचत योजनाएं भी आरंभ कर सकता है। इसके बाद साख सुविधा, जीवन बीमा पर आप बीमा कंपनी से ऋण ले सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी बीमा कंपनी को 2 लाख रुपए प्रीमियम के रूप में दे चुका है और अब वो उस बीमा कंपनी पर ऋण लेना चाहता है, तो वो बीमा कंपनी से बीमा पॉलिसी की जमानत पर ऋण ले सकता है। सामाजिक सुरक्षा, बीमा सामाजिक सुरक्षा देता है। बीमा के द्वारा वृद्ध होने, अपंग होने, बीमारी या मृत्यु होने पर सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है। विनियोग व निवेश, कुछ बीमा पॉलिसीज इस प्रकार की होती हैं कि उसमें विनियोग का तत्व भी होता है। विनियोग का तात्पर्य है कि यदि अवधि पूर्ण हो जाती है बीमा की तो एक निश्चित राशि का भुगतान बीमाकर्ता को कर दिया जाता है। बीमा कंपनियां अलग अलग व्यक्तियों से प्रीमियम के रूप में राशि लेती हैं, उसे बाजार में निवेश करती हैं और प्राप्त राशि को बोनस के रूप में बीमाकृत को देती हैं। तो इसमें विनियोग व निवेश का तत्व भी हो सकता है। कर लाभ, ये बहुत बड़ा महत्व है। जीवन बीमा के प्रीमियम पर कर से छूट मिलती है। इसके अतिरिक्त यदि बीमाकृत की मृत्यु हो जाती है तो जो भी लाभ नामांकित व्यक्ति को मिलता है वो आयकर मुक्त, संपत्ति कर मुक्त होता है। बीमा पॉलिसी पर लिए गए ऋण भी आयकर मुक्त होते हैं। अलग अलग प्रकार की बीमा पॉलिसीज पर अलग अलग प्रकार के कर लाभ प्राप्त हो सकते हैं। जीवन बीमा की एक विशेषता है कि इसमें विभिन्न योजनाएं हैं। 7 या 8 प्रकार की अलग अलग प्रकार की बीमा पॉलिसीज़ हैं, जैसे सावधिक बीमा पॉलिसी, अनुटी पॉलिसी, एंडोर्समेंट पॉलिसी, बहुत तरह की पॉलिसीज़ हैं। तो ये जो पॉलिसीज़ हैं इनमें से कोई भी पॉलिसी जीवन बीमा की कोई बीमाकृत ले सकता है, तो ये इसका एक महत्व है। पारिवारिक जीवन में स्थायित्व आता है। मौद्रिक सहायता की जहाँ तक बात है, बच्चों की पढ़ाई या कोई भी जो कार्य था वो रुकता नहीं है। पारिवारिक जीवन में स्थायित्व आता है, जोखिम कम होता है। तो ये महत्व हैं जो जीवन बीमा से संबंधित हैं। जीवन बीमा की कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे बाजार में बहुत से विनियोग हैं जो कि जीवन बीमा से अधिक लाभकारी हैं। इसमें जो जीवन बीमा में संरक्षण सुरक्षा प्राप्त होती है, लेकिन विनियोग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये उतना लाभकारी नहीं है। दूसरा, बीमा की ऊंची संचालन लागतें। जो भी प्रीमियम किसी व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है उसमें कुछ हिस्सा संचालन लागतों का भी सम्मिलित होता है। बीमा कंपनियां प्रीमियम का 20% भाग संचालन पर खर्च कर देती हैं, तो ये एक इसकी समस्या मानी जाती है। ये आकर्षक निवेश नहीं माना जाता। बीमाकर्ता को प्रत्यक्ष लाभ नहीं, व्यक्ति मृत्यु होने के पश्चात अपने परिवार के लिए सुरक्षा का प्रबंध कर रहा है। बीमाकृत को कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जिनमें बीमाकृत को कोई भी प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता, उसकी मृत्यु होने पर ही बीमा पॉलिसी से कुछ राशि प्राप्त होती है। आत्मसमर्पण मूल्य का कम होना। आत्मसमर्पण मूल्य का तात्पर्य है यदि पॉलिसी को आप चालू नहीं रखना चाहते तो दिए गए प्रीमियम का कुछ भाग आपको प्राप्त हो जाएगा, तो यह आत्मसमर्पण मूल्य दिए गए प्रीमियम से बहुत कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन ने, मिस्टर एक्स ने 2 लाख रुपए प्रीमियम जमा करवाया है और वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं उस पॉलिसी का, तो शर्तों के अनुरूप उन्हें 1,20,000 रुपये दिए जा रहे हैं। यह 1,20,000 रुपये की राशि बहुत कम है, उन्हें 80,000 रुपये कम मिले हैं। तो ये एक इसकी सीमा है। एक सीमा है जीवन बीमा क्रय निर्णय की जटिलता। जीवन बीमा बहुत लंबी अवधि का निवेश है, बहुत लंबी अवधि की पॉलिसी होती है, तो यह देखना पड़ता है कि भरोसेमंद जीवन बीमा एजेंट हमें मिल जाए, या अनेक प्रकार की पॉलिसी हैं तो हम कौन सी पॉलिसी लें, तो यह निर्णय बहुत जटिल हो जाते हैं। तो ये जीवन बीमा की सीमाएं हैं। आज हमने इन सब बातों के बारे में पढ़ा। ये जीवन बीमा के आधारभूत तत्व हैं। इसका अगला भाग हम अगले वीडियो में करेंगे। आई होप it is important, it is beneficial for you. Happy learning.